गणित विषय में रुचि रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे इस YouTube चैनल डायरेक्शन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा चैनल उन छात्र छात्राओं के लिए है जिनकी गणित विषय की नॉलेज थोड़ी वीक है और जो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो कक्षाएं तो पास करते आए हैं परंतु मैथमेटिक्स में उनकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है। तो इस श्रृंखला में मैं पहले भी 4 वीडियोस डाल चुका हूं, जिसमें आपको पहले वीडियोस में संख्याओं के बारे में डिटेल से 2 पार्ट्स में बताया गया है। उसके पश्चात संख्याओं की विभाज्यता के रूल्स बताए गए थे और तत्पश्चात चौथा वीडियो मेरा चिन्हों से रिलेटेड था। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में सीखा, जिन्हें सीखने के पश्चात निश्चित रूप से आपकी कैलकुलेटिव नॉलेज बढ़ी होगी। यदि आपने अभी तक मेरे वो 3-4 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उस पर भी जाकर मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक अन्य टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक हो सकता है 2 या 3 पार्ट में मैं बताऊं, लेकिन मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्टकट नियम बताऊंगा, जिससे आप इस टॉपिक में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही आसान और चुटकियों में उनके आंसर बता सकेंगे। तो आप सोचोगे वो कौन से रूल हैं? तो वो रूल्स होंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के ओरल नियम्स। इस वीडियो में मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उनके बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं। मैं आपको आज समझाऊंगा गुणनखंड या अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, लघुत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, गुणज या अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं और लघुत्तम समापवर्त क्या होते हैं, और इनको कैसे फाइंड करेंगे, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब के बारे में ये या इसकी अगली श्रृंखला का वीडियो आपको समझाएगा। तो यदि आप एलसीएम, एचसीएफ, कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन सब के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपकी नॉलेज में आज जबरदस्त इजाफा करने जा रहा है। मैं मनोज कुमार मिश्र, एक ट्रेंड ग्रेजुएट सीटेट क्वालिफाइड मोर देन 30 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचर हूँ। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि इन सब का उपयोग हमारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में कहाँ पर होता है। तो आपको बता दूं, जब कभी भी आप कभी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो उस पीरियड में आपको एलसीएम का यूज करना होगा। जब आप किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में बदलोगे तो आपको उस पीरियड में एचसीएफ का यूज करना पड़ेगा। बिना एलसीएम और एचसीएफ के आप परिमेय संख्या या रेशनल नंबर की कैलकुलेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें जोड़ घटा गुणा भाग नहीं कर सकते। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी कैलकुलेशन को हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूं तो ये टॉपिक आपके लिए परम अनिवार्य है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं टॉपिक पर आता हूं और आपको सिखाता हूं जितनी चीज़ें मैंने बताई उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बात करते हैं सबसे पहले अपवर्तक या गुणनखंड की, जिसको हम अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं। किसी संख्या के अपवर्तक वो सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें। फॉर एग्जाम्पल 12 के अपवर्तक वो सारी संख्याएं होंगी जो 12 को पूर्णतया विभाजित कर दें। अब वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? नंबर 1 1, नंबर 2 2, नंबर 3 3, नंबर 4 4, नंबर 5 6, नंबर 7 12 खुद। तो ये इतनी संख्याएं 12 को पूर्णतया विभाजित कर रही हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं 12 की अपवर्तक होंगी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि 1 हर संख्या का अपवर्तक होता है और वो संख्या खुद भी अपनी अपवर्तक होती है। हम इन शब्दों में भी इनको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वो 1 होता है और जो सबसे बड़ा अपवर्तक होता है वो खुद संख्या होती है। तो 12 का सबसे छोटा अपवर्तक 1 आया और सबसे बड़ा 12 आया। एक और उदाहरण लेते हैं 15। अब 15 को कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर रही हैं, चेक करते हैं। सबसे पहला 1 तो सभी का होता है। नंबर सेकंड 3, नंबर थर्ड 5 और नंबर फोर्थ 15, यानी खुद 15। तो ये सारी संख्याएं 15 को पूर्णतः विभाजित कर रही हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं 15 की अपवर्तक या गुणनखंड हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्या कोई संख्या दूसरी संख्या की अपवर्तक या गुणनखंड है, तो आप क्या करेंगे? उस संख्या का भाग दूसरी संख्या में देंगे। यदि पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या उसका गुणनखंड होगी, और यदि पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो संख्या उसका गुणनखंड नहीं होगी। और क्लियर करने के लिए एग्जांपल दीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या 3 25 की एक गुणनखंड या अपवर्तक है, तो आप 3 का भाग 25 में दीजिए। 3 का भाग 25 में पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 25 का एक गुणनखंड नहीं है। यदि हम आपसे पूछे क्या 5 25 का एक गुणनखंड है, तो आप 5 का भाग 25 में दीजिए। 5 का भाग 25 में पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब है 5 25 का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से आप आराम से चेक करके बता सकते हैं कि कोई संख्या किसी की गुणनखंड या अपवर्तक है या नहीं। यहाँ पे याद रखना, अपवर्तक और गुणनखंड दो नाम हैं, बात एक ही है। एक और उदाहरण लेते हैं। 5 के गुणनखंड या अपवर्तक क्या होंगे? तो 1 से 5 पूर्णतः विभाजित है और 5 से 5 पूर्णतः विभाजित है। तो 5 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 और 5। एक अन्य संख्या लेते हैं 7। 7 के गुणनखंड लेते हैं। 7 के गुणनखंड होंगे 1 और 7। यहां पर 2 उदाहरण हमने आपको क्यों दिए? ये इसलिए दिए कि 5 और 7 दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हैं और इनके केवल 2 ही गुणनखंड हुए, एक तो 1 और एक वो खुद संख्या। तो याद रखिएगा, किसी अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद संख्या। तो इस तरह से आपने अपवर्तक या गुणनखंड को अच्छी तरह से समझा। अब बात करते हैं समापवर्तक की। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्तक उन संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिएगा। मान लीजिए 12 और 15 दो संख्याएं हैं और आपको इनके समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इन दोनों के समापवर्तक क्या होंगे? इन दोनों के समापवर्तक इन दोनों संख्याओं के जो उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं वो होंगे। एग्जाम्पल देखिए, 12 के अपवर्तक क्या होते हैं? 1 2 3 4
6 और 12। और 15 के अपवर्तक क्या होते हैं? 1, 3, 5, 15। अब इन दोनों में कौन से ऐसे अपवर्तक हैं जो उभयनिष्ठ हैं, यानी दोनों में शामिल हैं? तो आप पाओगे 1 और 3। ये दोनों अपवर्तक दोनों ही संख्याओं में पाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि 1 और 3 ये 15 और 12 के समापवर्तक हुए। एक अन्य उदाहरण लेके देखते हैं। दो संख्याएं लीजिए 20 और 30। 20 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब हम 30 के समापवर्तक लेते हैं। क्या होंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अब इन दोनों के अगर हम कॉमन या उभयनिष्ठ अपवर्तकों की बात करें तो कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 5 और 10। तो ये सारे 1, 2, 5 और 10 ये दोनों के उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं, इसलिए 20 और 30 के ये समापवर्तक कहलाए। तो आपने क्लियर समझा समापवर्तक क्या होते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। अभी आपने पिछला उदाहरण देखा जिसमें 20 और 30 के समापवर्तक 1, 2, 5 और 10 आए थे। इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा समापवर्तक था वो कौन सी संख्या थी? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 है वो महत्तम समापवर्तक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक यदि हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के अपवर्तक निकालते हैं, फिर उन संख्याओं के समापवर्तक निकालते हैं और उन समापवर्तकों में जो समापवर्तक सबसे बड़ा आता है उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक उन 2 संख्याओं के समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आपने इस तरह से अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को समझा और सीखा। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अपवर्त या गुणज की। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तक और अपवर्त में अंतर होता है। अपवर्त या गुणज क्या होते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या के अपवर्त या गुणज उस संख्या के 1 गुने, 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने डैश 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 n गुने होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपसे कोई कहे कि 3 के 5 अपवर्त या गुणज क्या होंगे तो आपको सिंपल 3 का टेबल पढ़ना है। पहला होगा 3 एकम 3, दूसरा होगा 3 दूनी 6, तीसरा होगा 3 तियां 9, चौथा होगा 3 चक्कू 12, फिर 3 पचे 15। ऐसे आप जितने चाहे निकाल सकते हो। किसी संख्या के अपवर्त या गुणज निकालने के लिए उस संख्या में आप अपने मन से किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए तो आपका उस संख्या का गुणज या अपवर्त प्राप्त हो जाएगा। तो आपने गुणज के बारे में समझा। अब गुणज या अपवर्त के बाद बात करते हैं समापवर्त। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्त उन संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 के
समापवर्त अगर हमसे फाइंड करने को कहा जाए तो सबसे पहले हम 2 के अपवर्त निकालेंगे, फिर हम 3 के अपवर्त निकालेंगे, और उनमें से जो दोनों के अपवर्त होंगे वो उन दोनों के समापवर्त कहलाएंगे। 2 के अपवर्त क्या होते हैं? 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 दम 20। ऐसे ही जब 3 के निकालोगे तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27, 3 10 30। तो हमने 10 निकाल लिए। चूंकि इनके बहुत निकाले जा सकते हैं तो हम बहुत ज्यादा पे नहीं जाएंगे, 3 में ही समझाने का प्रयास करेंगे कि हमने 2 के निकाले और हमने 3 के निकाले। कितने निकाले? 10 निकाल लिए। अब इन दोनों में जब हमने 10 निकालने के बाद ध्यान से उनको ऑब्जर्व किया तो पाया कि उनमें कुछ कॉमन अपवर्त हैं। जैसे 2 और 3 में जो पहला कॉमन अपवर्त है वो है 6, दूसरा है 12 और तीसरा है 18। तो ये 6, 12 और 18 ये 2 और 3 के समापवर्त हैं। ऐसे बहुत सारे समापवर्त निकलेंगे, बट यहां पर हमने आपको दिखाया कि कैसे हम समापवर्त फाइंड कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लघुत्तम समापवर्त की। तो जो हमने 2 और 3 के समापवर्त निकाले, उन 2 और 3 के समापवर्त में जो सबसे छोटा समापवर्त आया वो था 6 या 6। तो 2 और 3 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो 6 होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त उन दोनों संख्याओं के समापवर्त में सबसे छोटा समापवर्त होता है। यानी कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो हम सबसे पहले उन दोनों संख्याओं के अपवर्त निकालेंगे, तत्पश्चात उनमें से समापवर्त छांटेंगे और जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वही उन दोनों संख्याओं का लासा या लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। तो आपने इस तरह से लघुत्तम समापवर्त के बारे में जाना। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से रिलेटेड हैं। ये सिद्धांत हैं, रूल्स हैं जो आपके कैलकुलेशन में आपका समय बचाएंगे। मैंने जैसा कि प्रारंभ में आपको बताया था कि मैं आप लोगों को इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप लासा और मासा को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो वो क्या रूल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि 2 संख्याएं अभाज्य या सह अभाज्य हो तो उन संख्याओं का लासा सदैव उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा और उनका मासा हमेशा 1 आएगा। उदाहरण के तौर पर 3 और 5 ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। तो यदि हम इनका लासा हमें पता करना हो तो हम सीधे इनका दोनों का गुणा कर देंगे। 3 5 15, तो इनका लासा कितना हो गया? 15। और इनका यदि मासा पूछा जाए तो आंख मीच कर आप बता दीजिए इन दोनों का मासा 1 होगा। 2 ये दोनों अभाज्य संख्याएं थी। अब हम 2 सहभाज्य संख्याएं लेते हैं। सहभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताई थी। तो 2 सहभाज्य संख्याएं लेते हैं, एक 4 और दूसरी 9। अब 4 और 9 दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा क्या होगा? इनका लासा इनके गुणनफल के बराबर यानी कि 4 में 36 हो जाएगा और इनका मासा 1 आएगा। तो ये नियम है कि 2 अभाज्य एवं सह अभाज्य संख्याओं का लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है और मासा 1 होता है। ऐसे ही 2 संख्याओं में यदि एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में पूरा पूरा चला जाए तो उन दोनों में जो छोटी संख्या होती है वो मासा होती है और उन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है वो लासा होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 और 10 2 संख्याएं हैं और 5 का भाग 10 में पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब 5 उन दोनों संख्याओं का मासा हुई और 10 इन दोनों संख्याओं का लासा हुई। तो 5 और 10 का मासा 5 है और लासा 10 है। तो ये लासा और मासा की 2 महत्वपूर्ण रूल्स हैं जो आपको
कैलकुलेशन में आपका बहुत सारा समय बचा देगी। लेकिन इससे पहले आपको ये पता रखना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। उनकी सारी डेफिनेशंस मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कर अवश्य देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी संख्या लासा और मासा से रिलेटेड टॉपिक को आगे पढ़ाऊंगा और जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लासा और मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से हम लासा और मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखिएगा, जो लासा और मासा की श्रृंखला का दूसरा पार्ट होगा। ये पहला पार्ट है। इसको अगर अभी तक आपने देखा है और इससे कुछ सीखा है तो कमेंट्स करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वास्तव में ये आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बेसिक मैथमेटिक्स के से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और ढेर सारा प्यार।